आपकी लव स्टोरी के बारे में कुछ बात करेंगे सर? जी, जी, अवश्य। आपकी लव स्टोरी एक्चुअली मूवी जैसी है। और मैंने तो दोनों फैमिली में से लिख कर दे दिया था उस टाइम। वो जो स्टैम्प के ऊपर आज भी है, जो सत्य है वही मैं बोलूँगा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, वहाँ से भी कुछ नहीं चाहिए और यहाँ से, क्योंकि मैं जो करूँगा वो शून्य में से सृजन करूँगा अब। मुझे अपनी आइडेंटिटी से आपका आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। शिल्पा जी, मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, ये सनत भाई। नमस्ते। तो सनत भाई पंड्या हमारे गुजरात का गौरव है। गौरव अवार्ड, गुजराती रत्न अवार्ड, ये सारे अवार्ड्स से ये पारितोषिक है। पूरा संघर्ष किया, बहुत संघर्ष। वो 3 साल मैं कभी भी नहीं भूल सकता। बहुत टफ था, बहुत। सब कुछ होते हुए मेरे वहाँ भी करोड़ों रुपये थे, वो भी मैंने त्याग दिया। और इनके वहाँ भी ये गर्भ श्रीमंत थे सब, ये सब। और मैं किराए पे रहता था। और उनको भी थैंक्स, हेमा को भी, कि इतना सारा होते हुए उसको छोड़ के किराए पे मकान पे रहना और इतना स्ट्रगल मेरे साथ करना। मैं माँ दुर्गा को नहीं देखा, माँ लक्ष्मी को नहीं देखा, हेमा में सब कुछ है। पूरा जहाँ पर क्रिमिनल का झुंड होता है, मतलब कि जेल। ओ, आप पूरा सर्च करके आए हो मैडम। आपने जेल में जाकर कैदियों के लिए भी काम किया है, तो उस वक्त आपने जो काम किया है सोसाइटी के लिए, जिसके लिए आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम भी आया है। और अभी 2024 में लाट था, तो अमित शाह वगैरह सब बड़े बड़े थे। और मेरा सौभाग्य यही है कि जितनी बड़ी कोई भी प्रोजेक्ट सरकार के होते हैं, मोदी साहब से जब मुख्यमंत्री थे तब से अभी तक, आप स्टेच्यू ऑफ यूनिटी लो, रेलवे का जो प्रोजेक्ट है पूरे गुजरात में, वो सबके उद्घाटन में मैं ही होता हूँ, सिंगिंग मेरा ही होता है। जब तक हम रैपिड फायर राउंड नहीं करते, ओह, तब तक हम गेस्ट को यहाँ से जाने नहीं देते। मुझे लगता है कि शायद आप भी गायकवाड़ नगरी आपकी राधा को बुलाने के लिए आए थे। आपने राधा का जिक्र किया तो मुझे आपकी राधा याद आ गई। लक्ष्मणी। जी जी, आपकी जो लव स्टोरी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने सब पढ़ के लिया है। थोड़ा रिसर्च तो बनता है सर। आपकी लव स्टोरी के बारे में कुछ बात करेंगे सर? जी, जी, अवश्य। क्या करूँ? उस टाइम ये घर में मेरे ख्याल से सुभानपुरा और इलोरा पार्क के बीच में गरबा होता था। तब मैं स्टडी कर रहा था म्यूजिक कॉलेज में। तब की ये बात है। तो हम लोग गरबा, मैं तब कीबोर्ड बजाता था। बड़ौदा में मैं पहला कलाकार ऐसा हूँ कि कीबोर्ड के साथ में सिंगिंग करता। गाते थे आप? हाँ। वो बहुत टफ होता है, इंस्ट्रूमेंट बजाना, ये चेंज करना म्यूजिक वगैरह। तो मैंने वो किया। और उस टाइम कभी कभी बारिश गिरता था और वेदर कुछ ऐसा हुआ था, तो 2-3 लोगों का गला भिड़ गया था, कोरस सिंगर जो था। तो ये अभी जो रुक्मणी है हमारा, वो सब घूमते थे वहाँ पर बड़ौदा गरबा। तो उन्होंने, मैंने देखा था ऊपर से कि ये लोग खेलते खेलते गाते थे। अच्छा। मैंने बोला इनको तो सब मुंह पे है, और मैं तो सीख रहा था, तनाला से आया था, तो मुझे इतना सब नहीं था। 2-3 गरबे या हाँ म्यूजिक सब याद थे। तो मुझे ठीक है। और हमारा दूसरा भी सिंगर था, तो अब क्या करें, तो गला तो इनका बैठ गया, तो परफॉर्मेंस। और उस टाइम सुबह तक गरबा चलता था। हाँ, 4 बजे 5 बजे तक गरबा चलता। तो इन वो नवरात्रि जिन्होंने खेली ना, असली नवरात्रि होती। आज हम हमारे बच्चों को बोलते हैं, अरे आप क्या नवरात्रि खेलते हो, असली नवरात्रि तो हम। हमारी थी। सुबह 4-4 5-5 बजे तक नवरात्रि। और लास्ट 2 दिन तो सुबह दूध लेके हम लोग जाते थे। हमको पता है 6 बजे तक चलता रहता घर, इतना सब। तो ऐसा हुआ, तो हमने बुलाया था उसको, हेमा नाम है। हाँ जी। तो दोनों बहनें आई ऊपर, ऐसा आया था। तो वो आरती भी उन्होंने गाया, पहले आरती से शुरुआत किया, फिर धीरे 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 परिचय बढ़ता गया। 2 साल तक हमारा अविरत प्रेम जिसको बोलते हैं रीति, तो वो चालू रहा। उसके बाद हमने शादी किया। जी जी, बहुत बढ़िया। और आपकी लव स्टोरी एक्चुअली एक मूवी जैसी है, क्योंकि जैसे मूवी में देखते हैं कि कंटिन्यूअस अप्स एंड डाउन्स चलते हैं, ऐसे स्ट्रेट मूवी नहीं चलता। जैसे हम कहते हैं कि हमारे
स्टॉक मार्केट में कभी मार्केट स्टेट नहीं चलता, वो अप एंड Up डाउन down, चलता रहता है। वैसे आपकी जो लव स्टोरी है वो भी इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं थी। वो आगाज से अंजाम तक पहुंचने तक बहुत सारी चैलेंजेस आए। उसके वजह से तो आज 35 साल हो गए। सोच समझ के हुआ था और सब अपनी अपनी जगह उस टाइम सही थे। आज जब हम सोचते हैं, उस टाइम हमको थोड़ा कि क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन आज जब हम सोचते हैं, हाँ ना, वो उनका जो सोचना है वो उनकी जगह सही है, जगह सही है, फैमिलीज अपनी जगह पर सही अपने है। सही है। हारा था हम हमारी जगह, लेकिन उनको निभाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि डिसीजन हम दोनों का था शादी करना। और उस टाइम का जो समाज, रूढ़िचुस्त समाज, इतने सारे प्रॉब्लम आए थे, तो उनको भी मना, उनको, उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनको ऐसा, ये करेंगे क्या, अगर सक्सेस नहीं हुए तो वापस आएगी लड़की, तो ये क्या करो। और हमारे ओर से भी बहुत रूढ़िचुस्त समाज था, स्वीकार तो कर लिया था, लेकिन क्या करेगा क्या नहीं होगा, ये सब असमंजस में बहुत सारा मेरा समय भी 2 साल तक थोड़ा असमंजस रहा था कि क्या करें। और कानूनन भी देखना था सब, और मुझे मेरी काबिलियत पता थी, लेकिन उनके जो डैडी है उनको पता था कि ये पत्थर में से भी पानी पानी निकाल सकता है, इतना उनको। और मेरे डैडी ने तो बहुत परीक्षा की थी मेरी, उनकी। अच्छा, फिर दादी भी थी, दादी बोले नहीं मेरी बच्ची है। सुप्रीम कोर्ट था दादी, अच्छा, हाँ वो उस टाइम सुप्रीम कोर्ट। हाँ, तो मेरे दादी जो वो सुप्रीम थे, तो 6 महीने के बाद ये सब हमको बुलाया था वहाँ पर, और तब दैवत का जन्म हुआ शादी के बाद। आपके एल्डर सन। तो फिर धीरे 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 लाइफ शुरू हुई, और किराए का मकान भी लिया था मैंने सिटी में, फिर सिंधे निवास में, वहाँ दैवत का जन्म हुआ था। आपने दो में से किसी भी फैमिली से कुछ हेल्प नहीं लिया? नो, कभी भी नहीं। और मैंने तो दोनों फैमिली में से लिख कर दे दिया था उस टाइम, जो स्टैम्प के ऊपर आज भी है, जो सत्य है वही मैं बोलूँगा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, वहाँ से भी कुछ नहीं चाहिए और यहाँ से, क्योंकि मैं जो करूँगा वो शून्य में से सर्जन करूँगा। अब मुझे अपनी आइडेंटिटी से आपका आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो वो आशीर्वाद जो मिला है, तो आज आप देख सकते हो कि क्या नहीं हो सकता। हमारी जो भावना होती है, अगर वो सही है तो दसों दिशाओं में से आशीर्वाद मिलते हैं। तो उस प्रकार धीरे 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 दैवत बड़ा हुआ, परिवारजनों को स्वीकार लिया, और दैवत के बिना उनको चलता भी नहीं था किसी को। फिर बच्चा आता है, ये सब होता है। तो वो जो लाइफ था, पूरा संघर्ष किया, बहुत संघर्ष। वो 3 साल मैं कभी भी नहीं भूल सकता। बहुत टफ था, बहुत। सब कुछ होते हुए, मेरे वहाँ भी करोड़ों रुपये थे, वो भी मैंने त्याग दिया, और इनके वहाँ भी ये गर्भ श्रीमंत थे सब, ये सब। और मैं किराए पे रहता था, और उनको भी थैंक्स, हेमा को भी, कि इतना सारा होते हुए उसको छोड़ के किराए पे मकान पे रहना और इतना स्ट्रगल मेरे साथ करना। तो हौसला मुझे भी होता है, उनको भी। आज भी हम लोग याद करते हैं तो अरे हमने ऐसा कर दिया था, लेकिन वो कौन आ गया, किसने क्या कर दिया, आज तक मुझे पता नहीं। जी, जो कहते हैं कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, वो आपके लाइफ में वो 100% सही कहावत है। मैं माँ दुर्गा को नहीं देखा, माँ लक्ष्मी को नहीं देखा, हेमा में सब कुछ है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत है। आपने सोसाइटी के लिए जो कंट्रीब्यूशंस दिए हैं, सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए, बेटरमेंट के लिए, आपने काफ़ी सारा काम किया है। और उसमें से सारी बात करने बैठेंगे तो मतलब रात हो जाएगी, पर उसमें से कुछ कुछ बातें मैं डेफिनेटली करना चाहूँगी। एक जगह जहाँ पर सबको जाने में बहुत ज़्यादा डर लगता है, वो होता है कि क्रिमिनल, मतलब एक क्रिमिनल को भी मिलना है या बात करनी है तो जान निकल जाती है कि अरे यार वो बंदा मतलब क्या ही करेगा, क्या हो जाएगा। तो आप एक क्रिमिनल को नहीं, पर पूरा जहाँ पर क्रिमिनल का झुंड होता है, मतलब कि जेल। ओ, आप पूरा सर्च करके आए हो मैडम। आपने जेल में जाकर कैदियों के लिए भी काम किया है? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, प्रायश्चित होता है जेल में,
क्योंकि गलती तो इंसान है तो होती ही रहती है, लेकिन वो गलती जब बार बार होती है तो वो अपराध होता है। अपराध के बाद ये एक साइकोलॉजी है कि वो आदमी चार दीवारों के बीच में उनका जो संस्कार है वो ऐसा ही रहेगा, लेकिन वो घबराहट होती है उनको कि अब क्या होगा। किसी को जेल की तो होती है सज़ा, और आपको फांसी दी जाएगी, आपको 14 साल की जेल है, ये सब। तो ऐसे लोग डेंजर लोग अंदर थे। तो उनको मैंने सोचा अब मैं क्या करूँ, तो मैंने काफ़ी 2-3 इवेंट बड़ा जेल में किया था। ठीक है, तो जब मैं जाता हूँ तो वहाँ बुढ़ी औरतें भी आती है। वहाँ मैंने देखा कि 65 ईयर ओल्ड लेडी अंदर। तो मैंने बोला आप कितने साल? मैं 45 साल को, मैंने मेरी बहू को मार दिया था। मैं एकदम से चक, लेकिन मुझे अब निकलना है। तो वो तो कानून का काम है, मैं तो आपको प्रोत्साहन देने आया हूँ। आपका जो बाकी का जीवन है उसमें से 1-2 घंटा जो मुझे निमित्त बनाया है, आपको एंजॉय कराना आया हूँ, आपको सांत्वना देने आया हूँ, और उसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये तो सुप्रीम कोर्ट का मामला है। बहुत सारे लोग थे, 1-2 तो मेरे मंगल बाजार के फ्रेंड भी थे, बहुत जूना। हाँ, तो मैंने भाई तुम इधर, तो क्या हुआ है। फिर वहाँ ज़्यादा हम लोग बात नहीं कर सकते थे, तो मैंने थ्रू आउट उनको ज्ञान भी दिया था, भजन का कार्यक्रम किया, और लास्ट में मैंने सुंदरकांड किया, जेल में भी सुंदरकांड। तो उस टाइम 500 कैदी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई भी ऐसा लोग नहीं था कि जिनके हाथ में सुंदरकांड नहीं हो गए। सब सुंदरकांड में रह गए। उनका मैंने किया। देखो आप कोई भी शक्ति को मानो, लेकिन आपको 2 घंटा उनको देना है। कोई भी हो, सिख हो तो आप गुरुद्वारा का ध्यान करो, मुस्लिम हो तो आप अपना करो, लेकिन हाथ में सुंदरकांड रख के करो। आपका ये 2 घंटा बहुत अमूल्य है। जेल में आपको कोई कराने नहीं आएगा। तो उस प्रकार हमने किया था, और बहुत इंटरेस्ट से सब लोगों ने, 500 पीपल, 500 कैदी वहां पर थे। बहुत सिक्योरिटी भी अंदर जेलर ने रखा था, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी होती है, हमारी भी जिम्मेदारी होती है, कुछ गड़बड़ ना हो, लेकिन किया था उन्होंने। और वहां पर जितने थे कैदी, वो लोग भी कॉपरेट कर रहे थे। बहुत आके बैठ गए थे आराम से, ऐसे ऐसे सब ऐसे करके सब इतना अच्छी तरह बैठ गए थे। और उनके बाद मैंने ये शुरू किया था, और सुंदर के बाद मैंने भजन भी किए थे, तो सब गाते भी थे, और सबकी आंखों में मैंने ज़्यादातर आंसू तो देखे थे। मैंने कहा ये जीवन है, अंदर का जो जीवन है वो अलग है, बाहर का लाइफ अलग है, वो मैंने महसूस किया अंदर। बाहर रहकर जो आप बता रहे हैं कि वहाँ जो 500 थे उसमें सभी जाति के थे, पर अंदर कोई एक दूसरे से लड़ नहीं रहा था। नहीं, 500 में से कोई ऐसा मैंने नहीं देखा कि कुछ भी हो। सब अरे प्रसाद बांटते थे भाई, वहाँ तक का मैं बोल रहा हूँ। सब प्रसाद भी बांट रहे, अंदर मिल रहे हैं। अंदर भी कुछ इलेक्शन वगैरह होता है, तो एक दूसरे का उस टाइम जो होता है वो मुझे पता नहीं, लेकिन इस टाइम दोनों प्रसाद आपस में बांट रहे थे, क्योंकि मैंने बोला ये 2 घंटा हमारा बहुमूल्य है, ये हमको करना है, और आपके लिए तो मैं आया हूँ। तो कुछ लोग तो जानते हैं, और नाम से भी जानते हैं, अंदर भी पेपर वगैरह कुछ पढ़ते होंगे, तो सनत दादा आ रहे, सनत दादा ऐसा। आपका जो फेम है वो ऐसा नहीं है कि बाहर की दुनिया तक रिस्ट्रिक्टेड है, वो सब जगह पर है सर। क्योंकि आपने जो काम किए हैं सोसाइटी के लिए, ये तो खैर ये तो फिर भी अगर मैं बोलूँगी कि वहाँ पर सिक्योरिटी के साथ आप गए थे, पर जहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है, और वो जो समय था कोविड का, कोई बात। जब कुछ भी सिक्योर नहीं था, मतलब घर से बाहर निकलना मतलब मौत को दावत देना। तो उस वक्त आपने जो काम किया है सोसाइटी के लिए, जिसके लिए आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम भी आया है, तो उस वक्त आपको क्या सूझा? आपको आपको क्यों डर नहीं लगा? सुंदरकांड करते इसलिए आपको डर नहीं लगता? वो ऐसा ही कुछ था। और दूसरा बात क्या, मैंने 15 दिन पहले का जो देखा, वो कोई भी न्यूज़ देखो तो यहाँ ये हुआ, कोई कंट्रोल के बाहर था सब। उसके बाद बढ़ गया था, और रेड जोन लगाया था हर एक, जो पूरे देश में सन्नाटा, और इतने सारे फ़ोन कलाकारों के भी मुझे आने लगे थे, क्योंकि हमारे में क्या, बड़ौदा हो या गुजरात में, कुछ कलाकार आज भी ऐसे हैं कि वो संगीत के ऊपर टोटल निर्भर होते हैं।
आज प्रोग्राम आया, उनका पैसा आएगा तो वो उनका फैमिली को फैमिली चले। सकते। तो उनका पूरा जो इतने साल में सरकार में था तो मुझे लिस्ट तो पता ही था कि कितने सारे कलाकार सब कैटेगरी में होते हैं, सबकी जिम्मेदारी अपनी अपनी होती है। लेकिन ज़्यादा समय हो गया, 3 महीना 4 महीना, और कार्यक्रम कुछ नहीं, तो ये बिल्कुल बंद है। पूरा बंद है। तो अब क्या होगा? तो बहुत सारे लोगों का मुझे फ़ोन आया कि दादा कुछ करो, पंड्या तुम कर सकते हो, कुछ करो। तो मैंने पहले तो सरकार में उस टाइम में रूपाणी साहब भी थे आई थिंक, तो कलाकार कल्याण योजना जो मैंने पहले लेटर लिखा था वो मैंने वापिस उनको कि इसको अमल कर दो आप डायरेक्ट बैंक में उनके। और बहुत अच्छा मुख्यमंत्री ने वो काम भी अच्छा किया था, कलाकार कल्याण योजना उसके अंतर्गत। लेकिन गवर्नमेंट का एक रूल्स होता है, उनके जो दायरे में आते हैं। लेकिन आम लोगों का क्या, आम जो कलाकार, तो तुरंत शुरू किया मैंने, एसआईपी पहली तोड़ दी। अच्छा, जो भी मेरा बैलेंस है उसको खाली करो। आप मेरे प्रोग्राम में आकर बता रहे हैं कि आपने एसआईपी तोड़ दी। हाँ हाँ। ये जुर्म है। क्या करूँ मगर, क्योंकि मुझे पता है नहीं, इसी को तो निस्वार्थ। निस्वार्थ, और मुझे कोई, और मैंने पब्लिसिटी के लिए कुछ नहीं किया था, ये कुछ नहीं किया, किसी का फोटो भी नहीं, क्योंकि आंख से आंख नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि दान का जो महिमा मैं विवेकानंद को फॉलो करता हूँ कि जो देने वाला है उनको अभिमान नहीं होना चाहिए, और लेने वाला जो है उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मुझे लेना पड़ता है। ये समय है, आज सब कुछ हो रहा है लेकिन नहीं करना है। तो मैंने बोला करना है। फिर 2-3 और लोग भी जुड़े मेरे साथ, तो इतना अच्छा 2-3 कार्यक्रम हमने कोविड के अंतर्गत सूर्य सयाजी संस्था हमने खोल दी पूरी, ओनली कोविड के लिए, कलाकारों के लिए। आधार कार्ड लाओ, ये करो, और नोट में सिर्फ नाम लिखो, आपके घर पहुंच जाएगा पूरा जो मैनेजमेंट। और जो शुरुआत में था रेड जोन में तो कोई निकल ही नहीं सकते थे। वो टाइम पे मैंने गवर्नमेंट में 1-2 मेरे फ्रेंड है, तो वो बोले कुछ हो जाएगा। मैं कहता मेरी जिम्मेदारी, मैं तो मरने वाला हूँ नहीं। मैंने बोला ये कोविड मुझे कुछ नहीं होगा। पर क्या बोल रहा है, रेड जोन है। मैं कि मैं जाऊँगा, मेरी जीत भी बहुत डेंजर है, मैं आपको बताता हूँ, बस मुझे ये करना है। तो घर पे बुलाया, टेम्पो पूरा भर के गया, और गवर्नमेंट की गाड़ी होती है ना, उनको जाने देते थे। आगे मैं टोपी पहन के बैठा हूँ, और जो कलाकार है उनको, एक कलाकार को बोलता भाई आजू बाजू में अपने कितने, मैं उनको पहले फ़ोन कर देता, इतने इतने लोगों को आपको सोसाइटी में हाजिर रखना है, मैं वहाँ जाऊँ। उस प्रकार उनको मैंने कुछ लोग तो मुझे भेंटने भी आए, तो मैंने भेंटा दी, उनको भग किया, किसी की चाय भी पिया मैंने। अरे क्या मतलब, कुछ नहीं होगा, चालू रखो लाइफ, कुछ नहीं होगा, जाओ। तो वो मैंने किया, लेकिन इनके भरोसे किया। और फैमिली में भी मुझे बहुत क्यों सपोर्ट किया कि मुझे जाने दिया, जी, जी। बाकी नहीं जाने देते ना। मैंने बोला मेरी ये है, मरना तो ऐसे भी है, ये कुछ करके मरना है। उस टाइम ऐसा जुनून था, तो हो गया मेरा काम। नहीं, नहीं, भगवान बोल रहा है कि आपको 4 बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो और पूरा गुजरात में। फिर तो क्या हुआ, पाटन से भी फ़ोन आए, हारीज से भी फ़ोन आए, तो उनका मैनेजमेंट कैसे करना, एक-एक बंदे को हमने रख दिया था अच्छा। पूरा। तो बहुत सारा हो गया था, लेकिन बैंक बैलेंस मैंने उस टाइम देखा ही नहीं, दे दिया। तो आज मैं हैप्पी हूँ, फिर से अच्छा हो गया सब। आपने 2024 में वाइब्रेंट गुजरात में आपने और आपके पुत्र महर्षि, आप दोनों ने कुछ प्रस्तुति की थी। अब जब ऐसे मंच पर आपको जाना है जहाँ पर ना ही सिर्फ नेशनल बट इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ भी आई हुई रहती है, तो वहाँ पर जब आप आपके देश को देश के तरफ से प्रेजेंट कर रहे हैं, तो जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा हो जाती है। व्हाट इज़ द थॉट प्रोसेस, वहाँ जाने से पहले आपकी तैयारी क्या होती है, और इतनी सारी रचनाओं में से कौन सी प्रस्तुति वहाँ पर करनी चाहिए, ये आप कैसे डिसाइड करते वो हैं? डिसाइड इसलिए कि आपको मैं बता दूं कि जितना भी इतना बड़ा इवेंट हुआ है वो मैंने 3 से 4 बार किया है। और अभी 2024 में लास्ट था, तो अमित शाह वगैरह सब बड़े बड़े थे, और जापान से और बाहर से बहुत सारे लोग गेस्ट आए थे, तो हमको प्रेजेंट करना था। और हम लोग जेड सुरक्षा में होते, जेड प्लस सुरक्षा, हमारा इंस्ट्रूमेंट ये सब चेक होते हैं,
वो कलाकारों को भी मैंने ट्रेनिंग दी दी हुई है मोदी साहब के समय से, तो उनको सब पता होता है कि हमारा इंस्ट्रूमेंट वहीं रहता है। फिर प्रैक्टिस करना होता है साउंड में पूरा, वो लोग हमको साउंड वगैरह प्रोवाइड कर देते हम तो, और उनका जो ऑब्जर्वेशन टीम जो होती है कि ये क्या करेंगे क्या नहीं, वो सब देख के हमको 2 गीत प्रस्तुत करने पड़ते हैं। तो 2 गीत महर्षि ने और मैंने गाया। मैंने मनुष्य तू बड़ा महान है, धरती की शान तू भारत की संतान, वो प्रार्थना भी की, और मोर बनी थन गाट करे जो अपना जयचंद मेघानी का, वो 2 हमने गाया था इसलिए। और मेरा सौभाग्य यही है कि जितनी बड़ी कोई भी प्रोजेक्ट सरकार के होते हैं, मोदी साहब से जब मुख्यमंत्री थे तब से अभी तक, आप स्टेच्यू ऑफ यूनिटी लो, रेलवे का जो प्रोजेक्ट है पूरे गुजरात में, वो सब के उद्घाटन में मैं ही होता हूँ, सिंगिंग मेरा ही होता है। कोई लाभार्थी हो, ये हो, कुछ भी यहाँ जितने बड़ौदा में ब्रिज है, ये भीमनाथ ब्रिज से लेकर सब में मेरा सिंगिंग रखा। कि आपकी जो रूह है, आपके गाने की जो रूह है, वो सीधी टच कर चीज करती है, और मोदी साहब बहुत पसंद करते थे मुझे। आपने मोदी साहब के लिए कुछ लिखा भी था। लिखा मोदी साहब का जो जितने भी गाने हैं चुटनी प्रचार के गुजरात में, मेरे देश की तुम शान हो, नमो नमो माँ भारत की संतान, विकास एक ज मंत्र અમારો જન જનથી, બધા જ મારા જ છે, અને સદભાવનાથી શપથવિધિ સુધી મોદી સાહેબ સાથે હું જ હતો। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। हमारे लिए बहुत ही प्राइड की बात है कि आप आज हमारे शो पर हमारे साथ जुड़े हैं सर। देखिए, शो को हम ऐसे कंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे शो का एक मंत्र है कि जब तक हम रैपिड फायर राउंड नहीं करते ओह, तब तक हम गेस्ट को यहाँ से जाने नहीं देते। ठीक है, तो रैपिड फायर राउंड बहुत ही सिंपल होता है। सबसे पहला आपके दिमाग में जो भी आता है वो आपको बताना है, अब सोच नहीं सकते, अच्छा है ना? ठीक है, तो करें शुरू? प्लीज। ठीक है, ओके। आपका सबसे पहला स्टेज परफॉर्मेंस सॉन्ग कौन सा था, याद है आपको? इतने सारे परफॉर्मेंसेस आपने किए हैं, अच्छा, मैं बचपन की बात कर रहे हो आप? सबसे पहला स्टेज परफॉर्मेंस वो तो मेरा श्रीनाथ जी के भजन से हुआ था। श्रीनाथ जी की। हाँ, श्रीनाथ के भजन के। और आपकी उम्र क्या रहेगी तब? तब बहुत मैं छोटा था, मैं वो 7 साल या 8 साल का हो। 7-8 साल की उम्र से, क्या बात है। अच्छा, ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्या है, हाई नोट्स लगाना या फास्ट लिरिक्स को परफॉर्म करना? हाई नोट लगाना। हाई नोट लगाना, ओके। स्टूडियो रिकॉर्डिंग या लाइव परफॉर्मेंसेस? लाइव। लाइव, ओके। एक गरबा जिसको आप मतलब जैसे ही वो शुरू करते हो पूरा क्राउड है वो जो थिरकने लगता है, जी, वो कौन सा गरबा? वो मेरा है, माँ तारो गरबो जाकम जो। माँ तारो गरबो जाकम जोड़ा, हा हा हा, घूमे गोड़ गोड़। सही है, ओके। अगर अगर आप सिंगर नहीं होते तो आपको क्या लगता है, आप क्या करते? तो मैं आर्मी में होता। आर्मी में, आपको आर्मी में जाना था? बहुत, लेकिन ये मेरी इच्छा अभी भी है, और अगले जन्म में मैं आर्मी में ही होगा, मेरे देश के लिए। देश के लिए सर, आर्मी में न होकर भी आपने जो देश के लिए किया है वो तो वैसे भी हम याद रखेंगे, तो अवश्य। ज़रूरी नहीं है कि आर्मी में होकर ही देश के लिए कुछ किया जा सकता है। जहाँ भी हो, जो भी कर रहे हो, देश के लिए समर्पण तो हमेशा रहता है। कुछ तो है वो कि मुझे आर्मी हृदय में है। वो पहली मोमेंट जब आपको ऐसा लगा कि नहीं, आपने कुछ ऐसा किया कि लोगों के लाइफ में कुछ डिफरेंस क्रिएट हुआ, दैट फर्स्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ? बहुत हुआ है, क्योंकि जब मैं इतना फास्ट चलता हूँ, इतना फास्ट जाता हूँ, तो जो मेरे आजू बाजू में समाज है, मेरा जो पूरा समाज, मेरे फ्रेंड्स है जी, तो आज भी वो लोग मुझे बहुत एक्सपेरिमेंट मानते हैं कि भाई तुमको देख के तो हम में जान आ जाती कि अगर ये बंदा ये कर सकता है तो हम कम से कम ये तो करें। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपने अभी तक जो काम किया है उसमें से एक ऐसी कमेंट जिसने आपको बहुत ही इमोशनल कर दिया हो? तो बहुत सारी है, लेकिन उसमें से चुनना एक है। अभी लास्ट में जब ये कोविड टाइम था, तो ब्लाइंड कपल था पूरा, और उनकी एक बच्ची भी थी। रात को 1:30 बजे मुझे फ़ोन किया था कि कल का दूध भी नहीं है
और हम क्या करेंगे, बस एक ही है। तो तब मेरी आंखों में आंसू आए। मैंने टाइम भी देखा था और हेमा वगैरह सोए हुए थे। मैं निकल गया था बाहर अगासी में जाके। मैंने तुरंत एक आदमी को फ़ोन किया था, उनका काना भाई करके, उनके घर जाओ तुरंत ये करो रात को। तब मैं ऊपर रोया था, क्योंकि वो मुझे पता है कि वो ब्लाइंड है, नहीं कर सकेंगे कुछ, बाहर नहीं निकलेंगे, दूध भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो वो मुझे टच हो गया था। आज आपका जो अ, बेटा है महर्षि, महर्षि, यू आर सो लकी कि ऐसी छत्र छाया तुझे मिली है। तो महर्षि ने आपकी जो लीगेसी है उसको वो आगे लेकर जा रहा है। आज महर्षि सारेगामा फेम भी है, तो आप उसको अभी क्या एडवाइस देते हैं? आपकी ओर से क्या एडवाइस है? बस मैंने उनको किया है कि भाई तुम्हारी बहुत जिम्मेदारी है कि आगे का जो यंग कल्चर है वो तुमको फॉलो करेगा। तो ऐसा कुछ मत करना और अभिमान मत लाना। एक पैर तो ज़मीन पे होना ही चाहिए। तो और जो अपना म्यूज़िक है, अपना कल्चर है, उनको और आगे ले जाओ, क्योंकि शुभकामना आपके साथ है, दसों दिशा भी आपके साथ है। तो वो जो मेरा कुछ है तो वो तो उनमें रहेगा ही, और आगे अभी क्या करना है, कुछ नया करेगा वो लड़का। नहीं, डेफिनेटली। और कंपेयर करने की बात नहीं है, पर सनत जी ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि जो हमने महर्षि को भी सुना है, तो जो आपके संगीत में है कि आपका संगीत जो है वो रूह को टच करता है, वैसे महर्षि की भी जो आवाज़ है ना वो रूह को टच करती है। करती है वो प्यार से गा, और उनका गुजराती सुगम संगीत भी बहुत अच्छा गाता है वो, बहुत अच्छा है। और मैं उनको जब घर में होता है तब वो बेटा होता है, बाकी एक अच्छा कलाकार ही समझता हूँ, क्योंकि उस प्रकार ही मैंने ट्रीट किया है उनको। और अभी बहुत चारों ओर से उनको शुभकामना मिलती है, मिलती है। नहीं, वो सिर्फ बड़ौदा की शान नहीं, वो पूरे गुजरात। पूरे गुजरात की, पूरे देश की शान है। तो और पहला जो लड़का है अपना बड़ौदा का, फाइनल तक कोई अभी तक नहीं पहुंचा है, ये पहुंचा था। नहीं नहीं, बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं महर्षि के लिए। और आप ये जो जिम्मेदारी लेकर चल रहे हैं सनत जी, कि यहाँ की संस्कृति है उसकी गरिमा संभालना, इतने सारे लोगों को मदद करना। और एक बात आपकी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि आप में जो एक अप्रोच है, जो एटीट्यूड है कि जो लोग मतलब बाहरी शरीर से अगर आप विकलांग है तो क्या हुआ, पर मन से विकलांग नहीं होना नहीं चाहिए। होना चाहिए। तो ये आपका जो अप्रोच है वो आपकी सिर्फ बातों में नहीं झलकता, आपके काम में भी झलकता है। तो आपके पास से हमें आज प्रार्थनास पीओवी में आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो हमने देखे, आपके पॉइंट ऑफ व्यू देखकर हमें बहुत मज़ा आया। आशा रखते हैं कि आपको भी यहाँ तो बहुत आनंद आया, और इतने समय से हम लोग इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें किया, और पहली बार आपसे मैं मिला हूँ, मुझे बहुत आनंद मिलता। हमारा सौभाग्य है आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच सरद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको लगता है कि ये एपिसोड उन सारे लोगों को पहुंचाना चाहिए जो तन से नहीं पर मन से विकलांग है, जो लोग ऐसा सोचते हैं कि जो लाइफ में हार मान लेते हैं, कुछ छोटी चीज़ हुई और वो गिव अप कर देते हैं, बार बार उनके दिमाग में ख्याल आता है कि हम जिंदा क्यों हैं, तो ये एपिसोड उन सबको आप ज़रूर से पहुंचाइएगा, क्योंकि एपिसोड हमने तो बना दिया पर उन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।